नमस्कार साथियों, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है प्रैक्टिपीडिया। दोस्तों, इससे हमने जस्ट पहले जो वीडियो किया था वो है मेमोरी पार्ट 1। अभी हम आपके लिए लेके आए हैं मेमोरी पार्ट 2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक हमने मेमोरी पार्ट 1 में किया था उसके जस्ट आगे से अभी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप ये दोनों वीडियो देखें, आपका मेमोरी से संबंधित जितने भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये दो वीडियो देख लीजिए। मेमोरी से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% आप बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं लास्ट वीडियो के आखिरी में और वहीं से हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इससे पहले हमने जो पार्ट 1 देखा था उसमें हमने यहीं तक किया था मैग्नेटिक टैप के बारे में, है ना। एक बार हम इसी को और शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक टैप यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक टैप होता है वो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। डाटा को कितनी भी बार लिखा जा सकता है, डाटा को कितनी भी बार लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है और जैसे ही हम नया डाटा लिखेंगे पुराना डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। मैग्नेटिक टैप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है। जो मैग्नेटिक टैप है वो डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, डाटा बैकअप के उपलब्ध डाटा को एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी कारण मुख्य डाटा के नष्ट होने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। अगर पुराना हमारा कहीं पे नष्ट हो गया तो हम जो लिए हैं वहाँ पे स्टोर करके रखें, उसको फिर से हम यूज़ कर सके। ठीक है, मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की प्रयोग किया जाता है और मैग्नेटिक टैप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आज का हमारा जो टिप्स नंबर 4 है, ठीक है, हमने इससे पहले यूवीडी के उसमें 3 टिप्स बताए और ये है आपका टिप्स नंबर 4 जो कि आज आपको मिल रहा है। मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता, ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता डाटा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। डाटा रिकॉर्ड करने की घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा भंडारण क्षमता बराबर होता है डाटा का घनत्व बाइट प्रति इंच गुना टेप की लंबाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, उसकी भंडारण क्षमता को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब हम जो पार्ट 2 में हम बताया था कि पढ़ेंगे, तो हमारा जो मेन टॉपिक क्या था, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो पार्ट 2 एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले हम बाकी को पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होगा, देखिए, इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण डाटा पढ़ने के समय कम लगता है। ठीक है, जो भी वहाँ पे सूचना होगा, जो भी डाटा होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे टाइम कम लगता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में डाटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा वर्तमान समय में रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड को डाटा लोकेशन तक पहुंचाने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यह समय इतना कम होता है कि किसी भी डाटा को पढ़ने में लगने वाले समय को लगभग समान माना जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण जैसे चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैक्स ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय डिस्क। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने जब इसका वेरिफिकेशन क्लासिफिकेशन करा उसमें बताया था कि पहला क्या बताया था, चुंबकीय डिस्क, दूसरा क्या बताया था, ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो हम पहले कर लेते हैं चुंबकीय डिस्क। तो चुंबकीय डिस्क क्या होता है, देखिए, यह स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क क्या होता है, ये स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इस डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर की गई डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने तथा पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है जो डिस्क के चुंबकीय पैटर्न को बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोर करता है।
मैग्नेटिक डिस्क एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क है वो एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है। जो मैग्नेटिक डिस्क है क्या है, वो बहुत सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को वो स्टोर करके रख सकता है। इसका एक्सचेंज टाइम भी कम होता है, इसका एक्सचेंज टाइम भी क्या होता है, कम होता है, परंतु धूल और खरोच के कारण इसमें खराब होने की संभावना भी रहती है। किसमें, चुंबकीय डिस्क में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। जो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो सब किसके उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर हमारा था, दूसरा नंबर था किसमें, चुंबकीय डिस्क का जो पहला प्रकार है, चुंबकीय डिस्क का पहला प्रकार क्या था, फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा क्या था, हार्ड डिस्क, है ना। चुंबकीय डिस्क का तो हम पहले कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिसे चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी होती है। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क है वो क्या होता है, वृत्ताकार प्लास्टिक का एक डिस्क होता है जिस पर क्या है, चुंबकीय पदार्थ की परत वहाँ पे लपेटी जाती है या परत की लेप लगाई जाती है। ठीक है, सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल के अंदर रखा जाता है। इसके बीच में धातु से बनी गोल धुरी होती है। इसके ऊपर भाग में लिखने पड़ने पर खुला स्थान होता है जिसे खिसकने वाले एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके नीचे कोने पर एक सुरक्षा छिद्र प्रोटोनोक्ट होता है जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी के डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बांटा होता है, इसे ट्रैक कहते हैं। ठीक है, फ्लॉपी को क्या है, कुछ वृत्ताकार पथ में बांट दिया गया, उसे क्या कहा गया, ट्रैक। ट्रैक पुनः सेक्टर में बांटा होता है। फ्लॉपी पर इसी सेक्टर में लिखा जाता है, और फ्लॉपी है उसमें इसी सेक्टर से लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता कितना होती है, और याद रखिए प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता है वो है 512 बाइट। ठीक है, कितना होता है, 512 बाइट एक स्टोरेज क्षमता होती है किसकी, फ्लॉपी डिस्क की। आगे बढ़ते हैं, आज आपके लिए है टिप्स नंबर 5। टिप्स नंबर 5 फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। फ्लॉपी डिस्क का यह नाम उसके लोचदार फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण पड़ा। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क का जो नाम है वो किस लिए पड़ा, क्योंकि वो लोचदार फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से वो मुड़ सकता था, प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण इसको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। आगे बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क। अब आते देखिए हम, ये तो हो गया हमारा क्या, चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क को कितने भागों में बांटा गया था, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क हमने किया, अभी कर लेते हैं क्या चीज़, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में देखिए, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का ही प्रकार है। हार्ड डिस्क भी किसका प्रकार है जी, मैग्नेटिक डिस्क का ही का प्रकार है ना। यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, हार्ड डिस्क ऐसा ही रहता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क कोड होता है। जो हार्ड डिस्क होता है उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना एक पतला सा डिस्क कोड होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता है, अतः इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। डिस्क के एक या दो सतह को डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाटा रिकॉर्ड करने पर या पढ़ने के लिए प्रत्येक सतह पर अलग अलग होती है। प्रत्येक सतह पर क्या होती है, अलग अलग होती है ना। जिस डिस्क में दोनों सतहों पर डाटा स्टोर किया जाता है उसे डबल स्लाइड डिस्क कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, दोनों की सतहों पर स्टोर किया जाए तब उसे क्या कहा जाएगा, डबल साइड डिस्क कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, डाटा रिकॉर्ड करने या पढ़ने के लिए प्रत्येक सतह पर अलग अलग रीड राइट हेड होता है। जिस डिस्क के दोनों
की सतहों पर डाटा स्टोर किया जाता है उसे डबल स्लाइड कहा जाता है ना। हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड का ही डिस्क की सतह पर भौतिक संपर्क नहीं होता, परंतु डिस्क और हेड जाके बीच का गैप इतना कम 3 नैनोमीटर तक होता है कि धूल कण, छोटा कण भी उसमें फंस सकता है, जिससे डाटा पढ़ना संभव नहीं होता। इसे हार्ड डिस्क क्रैश करना कहा जाता है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसी को ही कहा जाता है हार्ड डिस्क क्रैश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में ही, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क की सतह को अनेक संकेंद्रित वृत्तों में बांटा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है उसको सतह को अनेक सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक जैसा हो, वृत्तों में बांटा जाता है, जिसे ट्रैक कहते हैं। ठीक है, उस वृत्त को ही क्या कहते हैं, ट्रैक। इन ट्रैक को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है। अब उस ट्रैक को क्या करते हैं, फिर से सेक्टर में बांध दिया जाता है, सेक्टर में बांटा जाता है ना। सेक्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है, और जो सेक्टर डाटा है वो क्या है, स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पैक की कुल स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट जीबी में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा लिखने से पहले ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उस पर डाटा लिखेगा, तो डाटा लिखने से पहले क्या कर दिया जाता है, ट्रैक तथा सेक्टर को भी विशेष एड्रेस दिया जाता है। इससे इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमको फिर से दूसरा चीज़ उसमें क्या कराना है, डलवाना है, तो उसको क्या करेगा, फॉर्मेट मारेगा, दूसरा डाल देगा। पेन ड्राइव में यही होता है ना। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक के लोकेशन के बारे में मेंटेबल बना लिया जाता है, जिसे फाइल एलोकेशन टेबल FAT कहते हैं। इसमें भविष्य में डाटा प्राप्त करने में कम समय लगता है। ठीक है, हार्ड डिस्क को भी एक केंद्रीय सार डिस्क पैक की आधार पर जीप डिस्क पैक तथा विंचेस्टर डिस्क में बांटा जाता है। विंचेस्टर डिस्क को 2 या 2 से अधिक डिस्क फ्लैट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित किया जाता है। इस डिस्क पैक को उसके एक्सिस पर घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है। हार्ड डिस्क के प्रत्येक सतह के अलग अलग, ठीक है, रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड आगे पीछे होकर प्रत्येक ट्रैक तक जा सकता है, जबकि डिस्क को गोलाकार घुमाकर किसी भी ट्रैक में वांछित सेक्टर की राइट हेड के नीचे लाया जा सकता है। इस डिस्क को डिस्क ड्राइव के साथ सील कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंचेस्टर डिस्क को सील बंद करने में पैक कर देने के कारण। ठीक है, विंचेस्टर, तो इससे पहले हम देख लेते हैं, ये हम कर रहे थे विंचेस्टर, है ना, उसके बाद हम करते हैं अभी विंचेस्टर डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक कर देने के कारण। तो पहला हमारे पास कारण देखते हैं, डिस्क को धूल, खरोच या नमी के कारण खराब होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपरी तथा निचली को भी सॉफ्टवेयर करने के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर है, ड्राइव या रीड ड्राइव लैब खराब होने पर डाटा को पुनः प्राप्त संभव नहीं होता। ठीक है, अतः विंचेस्टर डिस्क के साथ डाटा बैकअप रखने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, विंचेस्टर में क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसको पहले से ही सलाह दिया जाता है कि भाई आप इसका बैकअप बना के पहले से रखें। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्करने, ठीक है, अरे एक मिनट ना, हाँ अब देखते हैं। हार्ड डिस्करने विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क को C ड्राइव कहा जाता है, जिससे आवश्यक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा डाटा स्टोर किया जाए। ठीक है, आगे बढ़िए।
प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को विभिन्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है। डाटा की आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू उसे मेमोरी से प्राप्त करने का निर्देश देता है। सीपीयू द्वारा डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिए जाने के बाद वास्तव में डाटा को सीपीयू मेमोरी के उपलब्ध होने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। दूसरे शब्दों में डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य में लाने में लगा कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी डाटा को मेमोरी में ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करना डाटा रिट्रीवल कहलाता है। आज का आपका टिप्स नंबर जो 6 है वो है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। हाल के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ एक्सपी तथा विंडोज़ 2000 में NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो था आपका टिप्स नंबर 6, इसको याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़िए। प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है, गोल डिस्क है, बना होता गोल डिस्क है जिसका एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ हमारे पास कैसेट है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, एक पॉलिश चढ़ा दिया जाता है, पतली पॉलिश यहाँ पे क्या कह दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने पर पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेज़र डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेज़र डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क में ही है। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक सकेंद्रीय वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में होता है। इनकम टैक्स को समान आकार वाले सेक्टर में विभाजित किया जाता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात डाटा को पढ़ने में अधिकांश समय लगता है, परंतु यह डाटा की बड़ी मात्रा को क्रमानुसार पढ़ने या लिखने के लिए उपयुक्त होता है। इसी कारण ऑप्टिकल डिस्क ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क। इसी में और है, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को पिट्स और लेट्स में स्टोर किया जाता है। जो ऑप्टिकल डिस्क होता है उसमें जो डाटा है उसको पिट्स में और लेट्स में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिस्क को डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बने जाते हैं जिन्हें पिट्स कहा जाता है। ठीक है, गड्ढों के बीच स्थित समतल क्षेत्र को लेंस कहा जाता है। जो उनकी समतल क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ की निरूपित करते हैं, और जो पिट्स है वो उसके बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को निरूपित करता है, तथा लेट्स बाइनरी डिजिट 1 या ऑन को निरूपित करेगा। पिट्स किसको निरूपित करता है, पिट्स किसको निरूपित करता है, बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को, है ना। लेकिन जो लेंस है वो क्या करता है, 1 या ऑन को निरूपित करता है। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेज़र बीम डालकर परावर्तित किरणों के आधार पर डाटा को पढ़ा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसके सब क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क में ही। ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डालकर लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा या लिखा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डिस्क रखने के लिए डिस्क ट्रे, डाटा पढ़ने या लिखने के लिए सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, फोटो डायोड तथा लेंस होता है। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी धुरी पर घुमाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेज़र बीम के प्रयोग के कारण का रीड हेड डिस्क भौतिक संपर्क में रहता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के लाभ, है ना। ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग करते थे हमको क्या क्या लाभ है देखिए। तो कम लागत में अधिक स्टोरेज, कम पैसा लगा और स्टोरेज क्षमता क्या है, अधिक है। डाटा को लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक स्टोर करके रखा जा सकता है। डाटा में परिवर्तन होने या मिटने की संभावना कम होती है। रीड राइट हेड का डिस्क में भौतिक संपर्क में होने के कारण डिस्क के फिसलने घिसने की संभावना क्या होती है, कम रहती है। उसके बाद लास्ट है, डिस्क द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल डिस्क के कुछ फायदे थे। तो फायदे हैं तो कुछ कमियां भी होगी इसमें। धूल मिट्टी, अंगुली के छाप आदि से डिस्क, एक मिनट ना आगे बढ़ गया, कहाँ गया, एक पीछे कर लेते हैं, हाँ यहाँ से। धूल मिट्टी, उंगली के छाप आदि से डिस्क के खराब होने की संभावना बनी रहती है। सामान्य डिस्क को एक बार डाटा लिखने जाने के बाद उसमें परिवर्तन करने या दूसरा डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसमें, ऑप्टिकल डिस्क की ये कमी है थोड़ा सा, लेकिन कमी से ज़्यादा फायदा हमारे पास ज़्यादा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब आते हैं CD रोम। CD रोम क्या होता है, देखो आपको चित्र में दिख रहा है वो CD रोम है सोनी का। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। ये ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। ठीक है, आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वृहद डाटा, ऑडियो तथा वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। CD रोम में डाटा निर्माण द्वारा फैक्ट्री में लगे स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। CD रोम से डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है पर नया स्टोर नहीं किया जा सकता। CD रोम में या CD रोम से पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेज़र बीम का प्रयोग होता है। इंफ्रारेड लेज़र बीम का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रचलित CD रोम का व्यास, एग्जाम में आ सकता है, प्रचलित CD रोम का व्यास कितना होता है, 120 mm तथा चौड़ाई कितना होता है, 1.2 mm होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB मेगाबाइट्स होती है, जिसमें से लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD रोम को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है, जिस पर रीड हेड बना रहता है। डिस्क को गोल घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग होता है। CD ड्राइव की गलती को एक संख्या और x के निरूपित करते हैं, जैसे 1x 8x 5 2x 7 2x आदि। यह डिस्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को बदलता है, परंतु ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क को अपनी धुरी पर तेज गति से घूमना पड़ना, ठीक है, घूमना पड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CDR, अब यहाँ पे देखिए CDR क्या होता है, सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। ठीक है, ये भी क्या है, जो ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है वैसे ही क्या है, ये भी एक सिंपल सा CDR है। ठीक है, जिसे CD का ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। विंडो M राइट वंस रीड मेनी डिस्क कहा जाता है, जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार लिखा जाता है। एक बार लिखे जाने के बाद बदला नहीं जाता, लेकिन किसी CD को बीच सतह पर डाटा को अलग अलग समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत व चलचित्र CD तैयार करने तथा डाटा बैकअप रखने के लिए किया जाना पड़ेगा या किया जाता है। ठीक है, CDR के बाद हम देखते हैं आगे CDRW। अब CDRW क्या है देखते हैं। CDRW एक सामान्य CD की तरह दिखाई देता है। ठीक है, सामान्यतः किसके तरह दिखाई देता है, ये भी CD की तरह, तथा ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। और ये किसका प्रकार है, CDRW ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इस तरह से डिस्क पर धातु की एक पतली परत होती है, जिसे रासायनिक गुणों से परिवर्तन कर इस पर बार कॉम्पैक्ट लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह सीडी राम की तरह ही होता है। इस पर भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्र के लिए किया गया। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डीवीडी में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा के 2 प्लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर डिस्क की क्षमता 1.56 GB। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीवीडी, ठीक है, तो डीवीडी क्या होता है पहले देख लीजिए। डीवीडी के दोनों सतहों को डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी हम डीवीडी ही पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले पेज में भी हमने डीवीडी को देखा, तो ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिया है, उसको भी कर लेते हैं। डीवीडी के दोनों सतह पर डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे करने पर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। आजकल रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे डीवीडी आर कहा जाता है। डीवीडी ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेज़र बीम का प्रयोग करता है। आजकल एचडी का प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज क्षमता सामान्य डीवीडी से 3 से 4 गुना अधिक होती है। डीवीडी के बाद हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। इसके बाद जस्ट मैं बताऊंगा अभी आपको, तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड में। टिप्स नंबर 6, ठीक है, टिप्स नंबर 6 ये है, ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और रीड राइट हेड के बीच भौतिक संपर्क न होने के कारण इसमें घिसने और ख़राब होने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, ठीक है, यह ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और राइट हेड के बीच, ठीक है, डिस्क और जो राइट होता है उनके हेड के बीच में भौतिक संपर्क नहीं होता। ठीक है, इसलिए जब भाई संपर्क नहीं होता तो घिसेगा नहीं, मतलब वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें घिसने और ख़राब होने की संभावना नहीं होती। पहला ये था। दूसरा पॉइंट, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो डाटा है वो 30 साल तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। धूल मिट्टी खरोच से डाटा खराब होने का डर बना रहता है बस। ठीक है, आप धूल और मिट्टी और खरोच से बचा लो बस, फिर उसको आप 30 साल तक सुरक्षित रख सकते हो। तो ये था आज का टिप्स नंबर 6, ठीक है, जो कि प्रैक्टि मीडिया के द्वारा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू रे डिस्क। अब यहाँ पे देखो, आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लू रे डिस्क का चित्र ये दिख रहा होगा आपको, है ना, नीला कलर का दिख रहा है डिस्क। ठीक है, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। ब्लू रे डिस्क भी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय है। उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया के भंडारण में लोकप्रिय है। ठीक है, उच्च स्टोरेज क्षमता मतलब इसमें जो स्टोरेज क्षमता है वो सीडी ड्राइव से कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेज़र किरण, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। इसका भंडारण क्षमता 25 GB या 50 GB, ठीक है, 2 लेयर हो सकती है। कितना हो सकती है, एक बार में 25 GB या फिर उससे ज़्यादा 50 GB तक हो सकती है। धूल व खरोच से इसके खराब होने का भय कम रहता है। और जैसे कंपेयर करें हम बाकी, इससे पहले पढ़े डीवीडी और सीडी, है ना, उससे कंपेयर करते इसमें धूल और खरोच होने की संभावना क्या होती है, बहुत ही कम हो रहती है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्यतः सीडी और डीवीडी की तरह ही होता है। ये भी सीडी डीवीडी रहता है, उसी के आकार का ही होता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। ठीक है, मतलब इसमें हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन या एचडी क्वालिटी, है ना, मतलब फुल एचडी क्वालिटी में हम ब्लू रे डिस्क में देख सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में हम क्या कहते हैं, उसको स्टोरेज किए हैं। अब हम जब भी देखेंगे तो हमको हाई क्वालिटी में ही वीडियो दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव के बारे में सब जानते ही हैं। पेन ड्राइव का काम क्या है भाई किसी भी डाटा को क्या करना, अपने आप में वो सुरक्षित रखता है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी अगर कोई उपयोग करता है उसको ले जाके यूज़ कर सकता है। तो देखते हैं चलिए। पेन ड्राइव, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, एग्जाम में आता है। फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं, तो पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। ठीक है,
यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित परिवर्तन या पढ़ा जाता है। ठीक है, जो यूएसबी पोर्ट है वहाँ पे लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको हम दे देते हैं या फिर उससे डेटा ले लेते हैं, उसको स्टोर वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, वास्तव में यह ई प्रॉम का एक रूप है। एक्चुअल में जो देखा जाए तो पेन ड्राइव क्या है, ई प्रॉम का एक रूप है। यह स्थायी प्रकार का द्वितीय मेमोरी का एक उदाहरण है। इसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। अब हम उसको कंप्यूटर से हटा लें तो भी वहाँ पे जो डाटा है वो रहेगा ही। ठीक है, वो जो डाटा है वो हटने वाला नहीं है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आकार में इतना छोटा होता है, जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है आकार में इतना छोटा होता है कि इसे आसानी से जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, पेन ड्राइव को हम वैसे जनरली वैसे यूज करते हैं, घर में यूज़ किए, ऑफिस में यूज़ किए और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण इसे पेन ड्राइव कहते हैं, इसलिए इसको नाम क्या रख दिया गया, पेन ड्राइव। इसमें पुराने डाटा को मिलाकर नया डाटा बार बार स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, अतः इसमें कोई गतिमान ऊर्जा पुर्जा नहीं होता। ठीक है, जिससे इसके घिसने और टूटने का खतरा नहीं रहता है, तथा यह झटके से भी सुरक्षित रहता है। मैग्नेटिक डिस्क की तरह पेन ड्राइव पर भी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे धूल और खरोच से खराब होने का कोई खतरा भी नहीं होता। इसे यूएसबी पोर्ट से आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स में डाल दिए और निकाल दिए तो आसानी से इसको ऐसा किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसी में पेन ड्राइव की, एक मिनट इसको पहले लॉक करते हैं ना। पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट तक हो सकती है। जो पेन ड्राइव है उसकी स्टोरेज क्षमता किसमें लेते हैं, हम जीबी में लेते हैं ना। ठीक है, इसके डाटा ट्रांसफ़र की गति भी क्या होती है, तेज होती है। इससे डाटा ट्रांसफ़र की गति क्या होती है, तेज होती है, तथा डाटा 10 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और पेन ड्राइव में हम जो डाटा है उसको कितने वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, 10 वर्षों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल पेन ड्राइव का उपयोग डाटा और सॉफ्टवेयर स्टोर करने, बैकअप बनाने तथा डिजिटल फाइल स्थानांतरण के लिए किया जा रहा है। पेन ड्राइव में लगे यूएसबी कनेक्टर की सुरक्षा के लिए एक प्लास्टिक कवर लगा है। पेन ड्राइव को किसी बाहरी ऊर्जा तथा किसी ड्राइव या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर इसे स्वयं एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़कर जरूरी सूचनाओं या जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट इंडिकेटर, एलईडी तथा गलती से डाटा मिटने से बचाने के लिए राइट प्रोटेक्ट टैब भी लगा होता है, किसमें, पेन ड्राइव में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, देखिए यह पतले आकार का छोटा और कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर्स के अलावा अन्य आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, पीडीए, पॉम-टॉम, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड, एमएमसी, ठीक है, भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूव स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। ठीक है,
अब अगला देखते हैं फ्लैश मेमोरी। ठीक है, यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में क्या करते हैं, हम पुराने डाटा को हटा सकते हैं और उसके जगह पे दूसरा जो नया डाटा है उसको हम डाल सकते हैं। यह EEPROM का एक उदाहरण है। जो फ्लैश मेमोरी है वो EEPROM का एक उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी में सप्लाई हटा लेने के बाद भी डाटा बना रहता है। ठीक है, सप्लाई को हटा दिए तो भी वहाँ पे क्या होगा, डाटा बना रहेगा। इसकी गति क्षमता उच्च होती है। वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित है। ठीक है, जो फ्लैश मेमोरी है उसका यूज़ वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में हम करते हैं। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड रहता है ना, वैसे ही मेमोरी कार्ड के रूप में इसका यूज़ हम आजकल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट कार्ड। इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड को चिप कार्ड या या इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। यह एक छोटा सा प्लास्टिक का बना कार्ड है जिसमें स्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। कुछ स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM लगा रहता है जिसमें डाटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। स्मार्टफोन में निहित डाटा स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। उपयोग क्रेडिट कार्ड, पहचान कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड आदि। ठीक है, ये सब क्या है, स्मार्ट कार्ड का उदाहरण है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा चिप लगा रहता है। ठीक है, ये भी EEPROM की तरह ही कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जा सकता है। किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले उसे उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डाला जाता है। इस मेन मेमोरी की क्षमता कम होने पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इस समस्या समाधान के लिए वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन सक्षम बनाती है। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। प्रोग्राम के उस भाग को निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेजी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस तरह प्रबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी व तीव्र मेमोरी का आभास हो। इस प्रकार उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर के लिए वर्चुअल मेमोरी का आकार असीमित होता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे सहायक भी मेमोरी भी होते हैं जो कि खाली स्थान पर उपयोग रैम की आभासी क्षमता के बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, खाली स्थान पर क्या करता है, निर्भर करता है। मेन मेमोरी का आकार कम होने पर भी किसी बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता। प्रोग्रामर को प्रोसेस करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता, इसलिए इससे CPU की उपयोगिता तथा थ्रूपुट बढ़ती है। वर्चुअल मेमोरी के दोष ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन में समय भी अधिक लगता है। ठीक है, तो ये तो रही वर्चुअल मेमोरी। अब देखते हैं हम आज का टिप्स नंबर 8। टिप्स आपके लिए है फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना, फिर से सुनिएगा, फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो डाटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई है के रूप में कार्य करता है। यह एक निश्चित बिट 01 का आभासीय रूप से भंडारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था आपका टिप्स नंबर 8। अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब देखते हैं प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में अंतर। प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में क्या अंतर है, देखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले रहा है, तो ब्रेक आप वहाँ पे है तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें सिस्टम का प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार करके हम अच्छे से अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा जहाँ पे अगर ऐसा कोई आपको बीच बीच में रुकावट है उसके लिए खेद है। आप उस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो दोनों मेमोरी में क्या अंतर है, मुख्य अंतर उसको हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम दी है प्राथमिक और यहाँ पे लिखे हैं द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक को ही मुख्य मेमोरी कहते हैं और द्वितीयक को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी। तो स्थान, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्थान, तो कंप्यूटर के भीतर होता है और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के बाहर। जो प्राथमिक मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर होता है ना, और द्वितीयक मेमोरी का होता है कंप्यूटर के बाहर होता है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा प्रकार, कंप्यूटर जो स्थायी मेमोरी उसका प्रकार क्या होता है, अस्थायी होता है। और जो प्राथमिक मेमोरी उसका प्रकार कैसा होता है, अस्थायी। और जो द्वितीयक मेमोरी उसका प्रकार क्या होता है, स्थायी होता है। तीसरा, इसकी क्षमता, जो प्राथमिक मेमोरी है उसकी क्षमता क्या होती है, सीमित होती है, और द्वितीयक मेमोरी है उसकी क्षमता क्या होती है, असीमित होती है। लेकिन गति में क्या कौन आगे रहता है, प्राथमिक मेमोरी। अपेक्षाकृत क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी क्या होता है, स्लोली चलता है। एक्सेस टाइम कम, नैनोसेकंड, अधिक टाइम मिलीसेकंड। प्रति बीट लगान अधिक, और इसका क्या है, द्वितीयक में कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता, ठीक है। एक्सेस टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी। विभिन्न प्रकार की मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता। एक्सेस टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी। तो फर्स्ट दिया यहाँ पे मेमोरी, सेकंड है एक्सेस टाइम, और थर्ड दिया है स्टोरेज क्षमता। तो रजिस्टर हमारे पास है 1 to 2 नैनो सेकंड इज इक्वल टू 2000 बाइट्स, या नैनो सेकंड मिलेगा तो नैनो सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश मेमोरी एक्सेस टाइप में क्या हो जाएगा, 3 से 10 NS, और स्टोरेज क्षमता में क्या हो जाएगा, 32 KB से 4 MB। रैम होगा 11 से 60 NS, और स्टोरेज क्षमता होगी 16 GB से 16 GB, ठीक है। कैश मेमोरी है 3 से 10 सेकेंड, है ना, और 32 KB से स्टोरेज क्षमता इसका होती है 32 KB से 4 MB। रैम होती है इसका 10 से 11 नैनो सेकंड, और स्टोरेज क्षमता होती है 16 MB से 4 GB। मैग्नेटिक डिस्क देखते हैं इसमें 10 से 50 मिली सेकंड, और स्टोरेज क्षमता यहाँ पे क्या होगा 160 GB से 1600 GB। ऑप्टिकल डिस्क में देखते हैं तो 100 से 200 MS, और इसका क्या होता है 700 MB से 60 GB तक, ठीक है। तो ये तो रही विभिन्न प्रकार की मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। वृहद स्टोरेज यूनिट, मास स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में वृद्धि होने के कारण विशाल डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत उत्पन्न हुई। इसके लिए कम लागत तथा असीमित क्षमता वाले वृहद स्टोरेज यूनिट का उपयोग किए, ठीक है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग में वृद्धि होने के कारण विशाल डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत उत्पन्न हुई, ठीक है भाई। कोई भी डाटा उसको लॉन्ग टाइम तक हम सेव करके रखें, इसकी क्या महसूस होने लगी, जरूरत महसूस होने लगी। इसके लिए कम लागत तथा असीमित क्षमता वाले वृहद स्टोरेज यूनिट का उपयोग किया, ठीक है। अब इसमें मास स्टोरेज डिवाइस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो पहला है डिस्क अरे। पहला क्या है, डिस्क अरे, है ना। यह उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क फ्लैटर का समूह है। हार्ड डिस्क ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। इसे किसी भी कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़कर डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे रेड भी कहा जाता है, ठीक है। डाटा अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कहा जाता है, या इसी को शॉर्टकट में रेड भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
दूसरा नंबर है सी डी रोम न्यू ज्यूक बॉक्स, ठीक है, सी डी रोम ज्यूक बॉक्स। तो यह सी डी रोम डिस्क, सी डी रोम ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का एक सेट है जिसे एक डिब्बा में सील बंद कर दिया जाता है। एक ज्यूक बॉक्स में सैकड़ों सी डी रोम होते हैं जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग लंबे समय तक डाटा सुरक्षित रखने यानी कि आर्काइव के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बफर, अब यहाँ पे बफर क्या होता है समझिए। यह अस्थायी मेमोरी का एक भाग है जिसे उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस देने से पहले डाटा के अस्थायी भंडारण टेम्परेरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। दो उपकरण के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। ऑडियो व वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डाटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इससे गतिरोध ना हो। बफर व कैच की कार्य पद्धति व उद्देश्य एक ही है, पर कैच की तुलना में बफर का भंडारण अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्पूलिंग क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर उसे पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है। इस कार्य को स्पूलिंग कहा जाता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से ज़्यादा लेज़र प्रिंट करता है, ठीक है। बफर से डाटा लेकर क्या करता है, उसको प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी का चयन। कंप्यूटर मेमोरी का चयन क्या होगा, देखिए। कंप्यूटर या सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम तथा रोम आदि तीव्र गति वाले मेमोरी है, परंतु इसकी स्टोरेज क्षमता कम तथा प्रति बीट लागत अधिक होती है। दूसरी तरफ सहायक मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और प्लास्टिक डिस्क, ठीक है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है तथा प्रति बीट लागत भी कम होती है, परंतु इसे डाटा प्राप्त करने की गति एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत धीमी होती है। परंतु कंप्यूटर के लिए मेमोरी का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि कम खर्च में महत्तम उपयोगिता प्राप्त की जा सके तथा डाटा प्रोसेस की भी गलती पड़े हैं। अब इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, कंप्यूटर मेमोरी का चयन को, सिलेक्शन ऑफ मेमोरी फॉर यूज़। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टोरेज क्षमता। तो स्टोरेज क्षमता ऊपर गया है तो क्या है, कम है, नीचे आया तो क्या है, अधिक है, ठीक है। इधर एक्सेस टाइम ऊपर गया तो क्या है, कम है, नीचे गया तो क्या है, ज़्यादा है ना। अब इसके जस्ट अपोजिट सेमीकंडक्टर मेमोरी है ना, तो इसमें जो कीमत है वो क्या होगा, अधिक होगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, कम होगा। फिर वैसे जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाएगा महंगा होता जाएगा, और फिर नीचे होने के टाइम में क्या हो जाएगा, फिर सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा क्या है, रजिस्टर। इसके जस्ट बाद क्या है, कैश मेमोरी। इसके बाद क्या है, रोम या रैम, ठीक है। फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टैप। तो ये पहले रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, रोम या रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। तो ये हमने ये 4 तीर का निशान दिया है, उससे आप समझ सकते हैं। स्टोरेज क्षमता को देखना है तो स्टोरेज क्षमता कब होगा उसको देखो ऊपर में, और ज़्यादा कब होगा उसको भी देखो, ठीक है। उसके बाद है कीमत। तो भाई कीमत अगर क्या है, ऊपर जा रहा है तो अधिक है, नीचे आएगा तो क्या होगा, कीमत कम होगा। गति भी क्या होगा, ऊपर जाएगा तो गति ज़्यादा होगा, नीचे आएगा तो गति क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा हमारा पूरा संपूर्ण वीडियो मेमोरी के ऊपर, ठीक है। आपको ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वाले को आप ये वीडियो भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।